बाकी तो क्या सुविधा होगी, बाकी सुविधा क्या होगी? ये मैं ढाल बैठे आने का ये पढ़ना था मैं कहा ये हाउस प्रॉपर्टी ही तो है। चलिए अब क्लास शुरू कर रहे हैं। जो लोग बाहर हैं उन्हें भी बोल दें कि डीटी की क्लास शुरू होने वाली है। और भी कोई है बाहर? ओके ये कौन बैठा? डन। अब शुरू कर रहे हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी। और भी कोई 273 वाले बाहर हैं क्या? आज ये सारी जनता ऐसे उमड़ करके आगे कैसे आ गई? इतना आगे? नहीं नहीं, आपका नाम? ओके देखिए अभी ना, आज मतलब मैं जो पढ़ाती हूँ, मैं तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ाती हूँ। तो अभी अरे फैजल की मत सुनो, फैजल की बात में सुन लेना, पहले मेरी सुनो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसकी 3 क्लासेस हो चुकी है, शायद 3 या 4 क्लासेस हो चुकी है। तो अभी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बीच में से हेड थोड़ा थोड़ा समझ में आए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नाम सुना है ना लाइफ में आपने? आपकी जो भी इनकम होती है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को जो कंपलसरी पेमेंट करना होता है उसे बोला जाता है टैक्स, ठीक है। बट आप ये कोशिश करिएगा कि आप वो जो 4 रिकॉर्डिंग्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी खत्म कर लो, ठीक है। मतलब आप 2x पे फटाफट से रिकॉर्डिंग्स देख करके तो आप क्लास के साथ आ जाओगे, और फिर आगे आपका जो नेक्स्ट हेड आएगा ना, वो वहां से आप नया एकदम शुरू कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक क्या पढ़ा है हमने? मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको पूरा रिकॉल करवा देती हूँ। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा है अभी तक कि भाई सबसे पहले हम मोटिव जान रहे थे। इस हेड का मोटिव क्या है? शाहरुख खान है, शाहरुख खान के 4 घर थे। एक घर था उसका मन्नत वाला जिसमें वो खुद रहता है, एक घर था जिसका उसको रेंट मिल रहा है, एक हिमाचल वाला घर जिसमें वो केवल 2 महीने रह रहा है, और एक घर था जो उसने प्रोडक्शन हाउस को शूटिंग के लिए दे रखा था। हमारा मोटिव ये है कि आप ये बताओ इसमें से कौन से घर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होंगे। तो हमने निर्मला सीतारमन जी की मदद ली और इन्होंने ये बताया कि चार्जिंग सेक्शन पे जाओ, आप चार्जिंग सेक्शन से बात करो। हाँ, हमने इनकी मदद ली, ये इनको हमने येलो हाईलाइट कर दिया। अभी हम जिंदा है, इन्होंने यही बोला अभी हम जिंदा है। तो ठीक है, जिंदा हो तो बताओ फिर हमें। जिंदा तो हमने कल ही देख लिया जब बजट आया। खैर कोई बात नहीं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इन्होंने बोला, चार्जिंग सेक्शन ऐसा बोलता है कि हर बिल्डिंग उसके साथ में अटैच्ड लैंड को हम हाउस प्रॉपर्टी बोल देंगे। उस बिल्डिंग की एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स जमा करना है, और जो बिल्डिंग आपने बिजनेस पर्पस के काम में ले रखी है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। ओके, तो ये चार्जिंग सेक्शन ने बात करी। मतलब यहां से हम ये समझे कि बिल्डिंग के ऊपर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लगता है। फिर वो बिल्डिंग चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप खुद रह रहे हो। लेट आउट का मतलब वो बिल्डिंग जो आपने किराए पर दे रखी है। मैक्सिमम एक्ट में सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स अलाउड है 2। आप मैक्सिमम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग रख सकते हो। उसके ऊपर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उन्हें आपको लेट आउट मानना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट ट्रीट उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्पररी स्ट्रक्चर को बिल्डिंग नहीं बोलते हैं। आज मान लो कि मोहित का मन करे, मोहित तो यहाँ डीसीसी के बाहर ही टेंट लगा करके बैठ जाए, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा,
जैसे वो दया की मिमिक्री करी थी ना इसने, आइए पधारिए, जो भी आएगा उसको मैं आरती उतारूंगा, तो मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, जो आएगा उसकी आरती उतारूंगा मैं। तो ऐसा अगर ये टेंट वेंट लगा ले तो क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टेम्पररी स्ट्रक्चर को हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। क्या गजब मिमिक्री करता है, मतलब मुझे कांटे की टक्कर दी है मोहित ने। ओके, फिर टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज हमने देख ली। सेल्फ ऑक्यूपाइड कौन सा? जैसा शाहरुख खान का मन्नत वाला घर था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और लेट आउट में कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी घर किराए पे दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं सेट करिए। उसके बाद हमने कंप्यूटेशन देखी थी, क्योंकि जीएवी एनएवी ही वो अमाउंट है, जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनएवी मतलब नेट एनुअल वैल्यू। जीएवी और एनएवी पर ही आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो। सबसे पहला जीएवी कैसे आती है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। हायर वाला कंपेयर होता है स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। लोअर वाले को क्या बोला जाता है? एक्सपेक्टेड रेंट। ये एक्सपेक्टेड रेंट कंपेयर होता है एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर क्या बनता है? जीएवी। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होते हैं। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब आपके यहाँ जो बिजली पानी की सुविधा दी जा रही है वो म्युनिसिपल टैक्स, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, वो माइनस होकर के क्या आता है? एनएवी। एनएवी में से दो डिडक्शन मिलती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन, तब जाकर के आता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हमने म्युनिसिपल टैक्स तक की कहानी अभी तक पढ़ ली है, यहां तक का काम कर लिया, मतलब एनएवी तक निकालना सीख लिया है। अब हमको दो चीजें और पढ़नी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो पढ़ने के बाद में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन से। उससे पहले प्रॉपर्टी टैक्सेस की कंडीशंस बताइए मुझे अंकिता। प्रॉपर्टी टैक्स में क्या कंडीशंस थी प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर? हाँ जी अंकिता जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स किसका पे करा हुआ होना चाहिए? ओनर का। टेनेंट अगर पे करेगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, किराएदार नहीं पे करना चाहिए, उस बिल्डिंग का जो मकान मालिक है वो पे करा हुआ होना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स। और दूसरी सिचुएशन, दूसरी कंडीशन? हाँ जी संजय। वो तो इसके पार्ट्स होते हैं। कैसी बात कर रहे हो शविका? एक्चुअली पेड होना चाहिए, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलती है, डिडक्शन मिलती है पेमेंट बेसिस पर। और पेमेंट किसने करा होना चाहिए? ओनर ने, टेनेंट ने नहीं करा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहां दो बातें लिखी थी, बॉन्ड बाय असेसी एंड एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी करा था जिसमें 2 लाख का टैक्स आया था 1995 से लेकर के अभी 22-23 तक का 2 लाख का टैक्स था, उसकी रिडक्शन हमने प्रीवियस ईयर में ही दी थी। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे सेक्शन 24 की डिडक्शंस। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24। सेक्शन 24A एंड सेक्शन 24B। हेडिंग लगाइए, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू। सेक्शन 24। साथ साथ में पढ़ते रहिए, एक भी दिन चीजों को बिल्कुल भी पाइलअप ना होने दें, एक्यूमुलेट ना होने दें। ठीक है, कंसिस्टेंसी अगर बनाए रखेंगे ना शुरू से, तो आप 100% पास होगे।
बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना उसे घर जाकर के दोबारा पढ़िए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ आया है, कितना नहीं समझ में आया है। क्योंकि क्लास के अंदर ना अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है ना क्लास के अंदर, मोर देन इनफ है। एक्टिवली हमारा माइंड उस समय पे काम नहीं करता है जब हम चीज को पहली बार पढ़ रहे होते हैं, बट जब उसी चीज को घर जाकर के दोबारा पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा माइंड एक्टिव होता है, तब हम खुद अपना दिमाग लगाते हैं। क्लास में तो हम टीचर के दिमाग से पढ़ते हैं, टीचर ने जो चीजें बताई, जो प्रोविजंस बताए, हम केवल उसको सुनते हैं, दिमाग तक नहीं पहुंचाते हैं। घर जाकर के वो चीज आप दिमाग से उसको समझने की कोशिश करते हो, और घर जाकर के वो आपको 100% क्लियर होनी चाहिए। फिर अगर थोड़ा सा भी डाउट है, जस्ट नेक्स्ट डे ही रिस्पेक्टिव फैकल्टी से बात करो और वो डाउट क्लियर करो। डाउट को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसका सेट ऑफ नहीं होता, वो फिर लॉस ही बन जाता है। ऐसा लॉस जो कहीं नहीं सेट ऑफ कर सकते, एग्जेम्प्ट भी नहीं होता, वो दर्दनाक लॉस बन जाता है। हाँ, ओके। तो आपको ऐसे ही दो हिस्सों में लिखना है, 24A एंड 24B। 24A बड़ा भोला सा सेक्शन है, ये भोला और ये चालाक। भोला नहीं है ये, मतलब टेढ़ा सा सेक्शन है थोड़ा सा। ओके। 24A तो क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करता है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी। जो भी आपने एनएवी निकाली ना, एनएवी कैसे निकलती है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ये करके आता है एनएवी। इस एनएवी का 30% और माइनस कर दो। क्यों माइनस करा जाता है ये 30%? इसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट ये मान करके चलती है कि उस मकान से रिलेटेड, उस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड साल भर में आपके छोटे मोटे खर्चे हो गए होंगे ना, रिपेयर रिलेटेड खर्चे, रिपेयर, इंश्योरेंस एटसेट्रा, इनसे रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं आपके उस मकान से रिलेटेड। कभी कोई एरिया खराब हो गया, या कभी कहीं का आपने छोटा सा कंस्ट्रक्शन करवा लिया, छोटा मोटा, बहुत ज्यादा नहीं, तो आपने मकान का रिपेयर करवा लिया, पेंट करवा लिया, वो भी रिपेयर में ही आता है, थोड़ा सा रेनोवेशन करवा लिया, कुछ 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 खर्चा। एक हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सालाना कुछ ना कुछ मेंटेनेंस तो मांगती है ना भाई। अगर हमें एज अ पर्सन मेंटेनेंस चाहिए तो उस बिल्डिंग को भी तो मेंटेनेंस चाहिए। वो बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए आपका जो खर्चा लगा है, गवर्नमेंट उसे मान रही है कि हम आपको 30% डिडक्शन दे देंगे। इसके अलावा आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 30% डिडक्शन हम आपको फ्लैट 30% दे रहे हैं। इसके बाद आप बोलो मेरा इंश्योरेंस का खर्चा है, मेरा रिपेयर का खर्चा है, मेरा मेंटेनेंस का खर्चा है, कुछ नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, केवल 30% डिडक्शन दी जाएगी। इसके अलावा और कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। दैट मीन सीधा सीधा आपको क्या करना है, 30% माइनस करना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बाकी के खर्चों को करके इग्नोर, डायरेक्टली 30% एनएवी में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फिर चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना भी हो, कुछ भी हो, इग्नोर करना है। लिखा है इधर 30% ऑफ एनएवी इज अलाउड, 30% of NAV is allowed as deduction. In case of self-occupied property, assessee will not be entitled to deduction of 30%. क्यों नहीं मिलेगा assessee को 30% डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में? क्यों नहीं मिल रहा है 30% डिडक्शन? एनीबॉडी? 30% डिडक्शन क्यों नहीं मिल रही है? सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी क्या होती है? निल। जीएवी निल है,
म्युनिसिपल टैक्स ने भी मना कर दिया था, मैं भी तेरा साथ नहीं दे रहा हूं। एनएवी क्या आ गई इसका मतलब? नील। नील का 30% क्या लगाओगे? नील का 30% भी क्या? नील। तो इसीलिए नील 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 बटा सन्नाटा। इसीलिए मना ही कर दिया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड से 30% डिडक्शन नहीं मिलती है। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड से 30% डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में देर इज नो एनएवी। कोई एनएवी होती ही नहीं है, तो 30% डिडक्शन किसकी लोगे? ओके, ये 24A खत्म। इतना सही था। डन, लिख लिया। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, एनएवी का 30% आपको डिडक्शन मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ भी हो, कितना भी हो, मतलब नहीं है, ना भी हो तो भी मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 24B। 24B जो है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इससे रिलेटेड एक पूरा अलग से सेक्शन 24B आपको पढ़ना है। ठीक है, उसको एक बार अपन साइड में पहले समझते हैं। ये आप घर बनवा रहे हो, ये सुंदर सा घर, खिड़की भी तो होनी चाहिए ना, है ना? ये सुंदर सा घर, इस घर को रेजिडेंशियल वालों को याद है, इस घर के मोहित ने मेरे से 5-7 करोड़ रुपए लिए थे। ठीक है, ये वही 7 करोड़ का घर है। ओके, खिड़की में कबूतर का घर भी बना दे, ये लो, खिड़की में कबूतर भी रह जाएगा। नहीं नहीं, वो तो मैंने एक स्पेशल स्पेस रखी है तुम्हारे टेंट के लिए, आते ही तुम करोगे ना, ये पधारी है। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, ये घर बनने से पहले, सपोज आज रितिका को घर बनाना है, ठीक है, रितिका को ये घर बनाना है। अभी रितिका के पास में एस्टिमेटेड बजट इसने जो घर बनाने का लगाया है ना, वो लगाया है कितना, कि इसे 1 करोड़ का ये घर बनाना है। ठीक है, रितिका के पास 50 लाख तो है, 50 लाख रुपए तो इसके पास में रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी कितना शॉर्टफॉल आ रहा है? 50 लाख का और शॉर्टफॉल आ रहा है ना। इसके लिए ये क्या करेगी? बैंक के पास जाएगी, बैंक, और बैंक से क्या सैंक्शन करवाएगी? अपना होम लोन, बैंक से अपना होम लोन सैंक्शन करवाएगी। ठीक है, क्या आज जिस दिन रितिका ने लोन लिया, सपोज रितिका ने लोन लिया है 24 जुलाई 2024 को, क्या आज इसका घर बन के तैयार हो गया क्या? नहीं, अभी तो घर क्या चल रहा है? अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी घर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर अंडर कंस्ट्रक्शन। और इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। ये बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। घर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन रितिका ने जो ये लोन लिया है 24 जुलाई 2024 को, ये लोन का ब्याज तो शुरू हो जाएगा ना, भाई लोन का ब्याज तो इसको देना पड़ेगा ना। आज आपने जो लोन लिया है, इस लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, क्या ये आपका एक एक्सपेंस है? इंटरेस्ट क्या है? आपका खर्चा है। इस खर्चे की क्या आप डिडक्शन चाहते हो? हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही तो खर्चा लगा है हमारा, डिडक्शन चाहिए हमको। बट डिडक्शन कहाँ लोगे? हाउस प्रॉपर्टी तो अभी तक बनी हुई नहीं है, डिडक्शन कौन से हेड में लोगे? हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है? हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं है
तो सेक्शन 22 तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेक्शन 22 के चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला था, एनी बिल्डिंग, बिल्डिंग अभी है ही नहीं। ठीक है, इसको कहीं और किसी और हेड में नहीं लेकर के गए, क्योंकि किसी और हेड का बनता ही नहीं है ना। बिल्डिंग के लिए सारी बातें हाउस प्रॉपर्टी करता है। तो दैट मीन्स इस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको कब मिलेगी, जब आपका घर बनके तैयार हो जाएगा। इस एक्सपेंस की जो डिडक्शन है वो डिडक्शन कब मिलेगी आपको, जब आपका घर क्या हो गया है, बनकर के रेडी हो गया है। क्योंकि तब हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी एग्जिस्ट करेगी, उस इनकम से आप अपनी डिडक्शन लेते रहो। ये कंफ्यूजन कौन से इंटरेस्ट के बारे में आया, जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट था। क्या 50 लाख का लोन यूं ही आसानी से चुक जाता है क्या? नहीं, लोन पॉसिबल है ना घर बनने के बाद तक भी चल रहा हो। सपोज अभी आपका जुलाई 24 है ना, रितिका ने लोन चुकाया है 24 जुलाई 26 के अंदर, मान लेते हैं, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और डिले कर देते हैं, 28 के अंदर लोन चुकाया है इसने। लोन कब चुकाया है इसने? 28 के अंदर। ओके, ये अब यहां घर बन गया, घर बन गया मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया। इसे बोला जाता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। घर बन चुका है, अब जब घर बन गया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अराइज हो जाएगी ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब आप एक साथ डिडक्शन लोगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट की और प्री कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट की। जेन्युइन सी बात है, जब घर ही नहीं था तो किस बात की डिडक्शन? चलो दे भी देते आपको डिडक्शन, बट कौन सी इनकम में से? अब आपकी इनकम होना शुरू हो गई है, अब आपका घर बन गया है, और घर बन गया है तो अब हम आपकी जीएवी एनएवी कंप्यूट कर सकते हैं। तो भी जीएवी तो आ सकती है ना, नील आ जाएगी बट जीएवी तो आएगी। आप कंप्यूटेशन तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, ठीक है। और जब कंप्यूटेशन कर सकते हो, डिडक्शन भी तब ही ले सकते हो। ये बेसिक, ये दो टाइम पीरियड क्लियर हुए। प्री कंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने से पहले का समय, जिस दिन आपने लोन लिया वो दिन, और जिस समय आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ उससे जस्ट पहले वाला 31 मार्च। अभी जस्ट पहले वाला 31 मार्च क्यों लेते हैं? ताकि कैलकुलेशन सॉर्टेड रहे, ताकि आपका जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन है ना वो आपका 1 अप्रैल से ही शुरू हो। इनकम टैक्स के अंदर सारे के सारे चेंजेस जनरली करके अप्रैल से आते हैं, ईयरली बेसिस पर ये कैलकुलेट होता है। इसीलिए इन्होंने एक यूनिफॉर्म प्रोविजन लेकर के आ गए कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन हो गया ना उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आई थी, तो जुलाई से जस्ट पहले 31 मार्च कब आई होगी? 31 मार्च 28 ही आई होगी, 31 मार्च 28। 24 जुलाई, हाँ 24 जुलाई 24 से लेकर के 31 मार्च 28 तक का टाइम क्या कहलाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इसके बाद 1/4/28 से लेकर के 24/4/28 तक का टाइम क्या कहलाएगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। हाँ जी, अभी ऑनलाइन वालों का कोई सवाल था? अभी समझाऊंगी, वापस समझाऊंगी। अभी ये तो केवल एक रफ आइडिया दिया है। प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन टर्मिनोलॉजी क्लियर करिए बस। हाँ, बनके तो तभी तैयार हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर में महीनों की कैलकुलेशन में झंझट ना आ जाए, इसीलिए बोला जस्ट पहले वाला 31 मार्च ले लो।
क्योंकि फिर आपको उस साल की रिटर्न भी फाइल करनी होती है। रिटर्न फाइल करके आप अगले साल के लिए अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करके फटाफट से डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसलिए अभी आपको केवल और केवल टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई, प्री कंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं और पोस्ट कंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं। प्री मतलब घर बनने से पहले का समय, और पोस्ट मतलब घर बनने के बाद का समय। डन, इतना क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट्स को ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है, प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन। केवल टर्मिनोलॉजी, कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है वो सब नहीं। क्लियर है तो जरा थम्स अप करें। हाँ जी, बताओ। अरे रे रे रे, ना ना ना, मंडे को बोलोगे ये मैम आज का तो बहुत हो गया, आज नहीं पढ़ना। नहीं नहीं, मैं खुद ही ज्यादा नहीं पढ़ाती हूँ। ओके, अब इसको देखते हैं कहां से कहां तक का प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्री एक्विजिशन या फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो शुरू कब से होता है? डेट ऑफ लोन, जिस दिन आपने लोन लिया, या फिर जिस दिन आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया। दोनों में से जो भी बाद वाली डेट है, क्योंकि ब्याज आपका तब से ही लगने लगता है। जो ब्याज लगेगा ना वो आपका तब से ही लगेगा जिस दिन आपने लोन लिया। सपोज रितिका ने लोन लिया है अगस्त के अंदर, 24 अगस्त, और कंस्ट्रक्शन जो शुरू करवाया ड्यू टू एनी रीजन, एक महीना वो बीमार हो गई, या घर में कोई बीमार हो गया, या उसको कहीं बाहर जाना हो गया, तो वो कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू नहीं हो पाया। तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ सपोज 25 सितंबर से, लोन ले लिया अगस्त से, कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो रहा है? सितंबर में। तो दोनों में से जो भी बाद वाली डेट है, यानी कि सितंबर, बाद में कौन आएगा? सितंबर। वहां से आपका प्री एक्विजिशन पीरियड शुरू होता है, स्टार्ट होता है। अभी तो केवल प्री एक्विजिशन शुरू हुआ है। अब ये खत्म कहां होगा? ये एंड होगा आपका, या तो आपने घर बनने से पहले ही रीपेमेंट कर दिया हो। जब रीपेमेंट ही कर दिया तब तो लोन ही खत्म हो गया, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। या तो लोन कंप्लीट हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, दोनों में से जो भी पहले आ गया। 31 मार्च, immediately prior to the date of completion of construction. वो होता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन की एंडिंग। तभी से आपका इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन शुरू होती है। बिल्कुल, इंटरेस्ट की, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है ना, तो कंस्ट्रक्शन वाला लोन का इंटरेस्ट शुरू होता है जब आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। और अगर आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए, मतलब परचेज के लिए, तो परचेज तो आप हैंड टू हैंड कर सकते हो, साथ के साथ में कर सकते हो, तो परचेज पे ही एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए आप मैक्सिमम केसेस में देखते हो डेट ऑफ लोन, क्योंकि लोन मैक्सिमम लोग बाग किस चीज के लेते हैं? हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लेते हैं। बनवाने का तो प्रोसेस ही खुद इतना लंबा होता है कि उस टाइम पीरियड में लोगों के पेमेंट्स आ गए होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी बनवाने का कार्यक्रम क्या होता है? देखो, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली चीजें बताऊं तो आपने फ्लैट खरीदना है। सपोज आपको एक फ्लैट क्या करना है? परचेज करना है। ये फ्लैट परचेज करने के लिए आपने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। परचेज तो आप हाथ की हाथ कर सकते हो ना, जिस दिन लोन लिया उसी दिन। तो परचेज के केस में तो इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाता है?
डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ होती ही नहीं है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तब बात होती है कि इंटरेस्ट कब से शुरू होएगा, जब से आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। होता ही नहीं है, नहीं होता है। कौन लेगा 1-2 साल के लिए इतना लंबा टाइम गैप लोन के लिए? फिर कहाँ यूटिलाइज करा आपने उस लोन को? हाँ, ये ऐसा दिमाग तो कोई अलग ही इंसान लगा सकता है। बैंक की पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, आप चीजों को इतना लाइटली नहीं ले सकते। पूरी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग होती है, पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी अपन वो स्कूल लेवल पे थोड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है? ये लॉजिकली ये रियल वर्ल्ड के लॉ से गवर्नड हुई हुई चीजें चल रही है। बैंक ऐसे तो बेवकूफ थोड़े ना है। होम लोन लिया है तो होम लोन ही है उसका पर्पस। कार लोन लिया है तो कार लोन का अलग इंटरेस्ट जाता है, उसकी परसेंटेज अलग होती है, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी अलग होती है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा अलग होता है। कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे आकर के देखा जाता है, बैंक वाले कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे आते हैं, चेक करते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन क्या चल रहा है, कितना क्या प्रोसेस है ना? अरे कैसे दिखा दो, हलवा थोड़ी है, नहीं कर ही नहीं सकते हो। आपको टैक्स प्लानिंग करना अभी हलवा पूड़ी लग रहा है, नहीं होता ये। एक बार भी अगर चीजें पकड़ में आ गई ना, पहली बात तो आप ये चीज कर ही नहीं सकते हो, ठीक? नहीं कर सकते। चीजें बहुत ज्यादा एडवांस आजकल हो चुकी है जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। करते होंगे करने वाले लोग, मैं ये चीज पे मना नहीं कर रही हूं, डेफिनेटली करते होंगे, बट करना नहीं चाहिए। क्यों फालतू की रिस्क लेना, बिना बात की रिस्क? क्योंकि जब आपकी ये इनकम पता लगती है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल का टैक्स लगता है। जब आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम पता लगती है ना, तो आपसे पेनल्टीज ली जाती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है, आपसे टैक्स लिया जाता है, और आपको जेल हो सकती है। वो अलग, वो चीज बिल्कुल अलग है। मतलब पॉसिबिलिटीज तो ये भी है इनफैक्ट कि आप पे 200% की पेनल्टी लग जाएगी टैक्स अमाउंट के। मतलब टैक्स तो दो ही दो, उसका भी डबल। तो क्यों इतनी हेडेक करनी? जीवन भर का कमाया हुआ तो वो लेकर के जाते ही जाते हैं, फिर उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा चीजें। और इससे अच्छा नॉर्मल अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दो। इनकम तो दिखाओ, पर उसे डाइवर्ट कर दो अलग अलग हेड्स में। 5 हेड्स दे रखे हैं ना, पांचों हेड्स में डाइवर्ट करके आप टैक्स प्लानिंग करो। आप टैक्स का इवेजन मत करो, वो गलत काम है। टैक्स प्लानिंग करो, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 2 कदम आगे चलता है। वो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने 1996 तक 0 टैक्स पे करा है, दैट टू विद कंप्लायंस ऑफ लॉ। लॉ की कंप्लायंस के साथ में कोई लॉ का वायलेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा, बट दिमाग ही ऐसा था। इतने अलग अलग, इतने यूनिक बिजनेसेस वो करते थे कि टैक्स के बारे में उससे रिलेटेड उसमें था ही नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उनके वो अलग बिजनेस के बारे में प्रोविजंस ही नहीं थे। जो इनकम एग्जेम्प्ट थी ना, वो उसी का बिजनेस करते थे। तो अब जब सरकार ने ही देखा कि यार हमारे ही प्रोविजंस के हिसाब से हमको ही नुकसान हो रहा है, तब उनकी उस इनकम को देखते हुए उन्होंने प्रोविजंस चेंज करे, और तब जाकर के 1997 के अंदर उन्होंने पहली बार ही टैक्स पे करा। ये क्यों? क्योंकि मैट आ गया, जो कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। उनकी कंपनी है रिलायंस, तब वो कंपनी को इसके अंदर लाया गया और फिर टैक्स आया। मैट सिर्फ और सिर्फ, आप जो मैट का प्रोविजन पढ़ते हो ना, ये केवल एक आदमी की वजह से पढ़ते हो, धीरूभाई अंबानी। इनफैक्ट आप अपने इनकम टैक्स के 298 सेक्शंस में से मैक्सिमम सेक्शंस इसी एक आदमी की वजह से पढ़ते हो। मतलब आप दिमाग देखो इंसान का,
क्या हाई लेवल का दिमाग। वो गुरु मूवी में सच बताया, स्टेडियम्स में उनकी एजीएम होती थी, उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती थी या जनरल मीटिंग्स होती थी वो स्टेडियम में होती थी। गजब। क्रिकेट के लिए ग्राउंड मिल जाता था। मैं वहीं जाके करने लगा। अरे मतलब इतनी बड़ी जगह, यानी कि इतने शेयर होल्डर्स होते थे। वो एक्चुअली स्टेडियम में इसलिए रखते थे कि भाई अभी तो मीटिंग अटेंड कर लो, बाद में जाकर के दे चौका चक्का बल्ला वो खेलेंगे। ठीक है।